तो लिहाजा ये एक है तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन, लेकिन मेरे ख्याल में जरूरी थी, इसलिए कि मीडिया ने, जो कायदे के लोग थे वो सोशल मीडिया में आ गए हैं। वहां सिर्फ वो लोग हैं, वही लोग पनप रहे हैं जिनको कि बिजनेसमैन जो उन मीडिया का ओनर है उसका कोई खास रिश्ता है सरकार से, और सरकार उनको, जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, तो मीडिया क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा जब बन जाए तो उसको तोड़ने के लिए मेरे ख्याल में ये बुरा कदम नहीं है अगर इंडिया में, लेकिन होगा क्या? अफ्रीका में जो कॉलोनियल पावर्स ने लूट मचाई थी, यानी नाइजीरिया में दुनिया का तीसरा चौथा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, वो गुर्बत, वो गरीबी कि जिसकी की कोई इंतहा नहीं। और ये कैसे? क्योंकि ऑयल कंपनी सब पैसे खींच के ले गई। और अच्छा, वहां था अमेरिकी छावनी नाइजर में क्या कर रही है, यानी 1000 सोल्जर्स अमेरिका, वो कहते हैं साहब इसलिए हैं कि यहाँ अलकायदा अभी मौजूद है, तो अलकायदा के लिए आपने वहां एक इतना बड़ा बेस बना रखा है जिसमें आपके 1000 सोल्जर मौजूद है। ये सब अफ्रीका के लूट के लिए तैयारी थी। अब वहां से लोग जाते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो दर्शक हैं वो लगातार ऐसे जानकार लोगों से मिल रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुंच रही है। जो लोग अगर पहली बार देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड को, तो आपको बता दूं कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर हम हर दिन प्रोग्राम करते हैं और हर दिन एक किसी जानकार बड़े आदमी से, एक्सपर्ट से बात करते हैं देश विदेश की खबरों पर। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब के साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि दुनिया आखिर कैसे बदल रही है, क्या कुछ हो रहा है। अभी G20 नई दिल्ली में समिट हुई, उसका क्या ताल्लुक है बाकी दुनिया के होने वाले वाकयात से, और क्या कुछ बदल रहा है। सईद नकवी साहब ऐसे शख्स हैं जो पिछले, जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग के बाद हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जो ताकत का मरकज है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ खिसक रहा है और अब ये खिसकता हुआ खुद अमेरिका कबूल कर रहा है। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है। इसके अलावा वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, वहां भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। यमन जंग खत्म होने की तैयारी है। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होने के बाद ओमान के मीडिएशन से सना में मौजूद हूथी सरकार और सऊदी अरब के बीच बातचीत चल रही है। डेलीगेशन रियाद में है इस वक्त। वो क्या कुछ है उधर। E3 यूरोपियन 3 बड़े मुल्क, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों मुल्कों ने ईरान के खिलाफ कुछ पाबंदियां जारी रखने की बात कही है, जिस पर ईरान ने ऐतराज किया है। क्या कुछ है, क्या ये सारे जितने भी वाकयात हैं कहीं एक चीज से जुड़े हुए हैं, ये हम समझेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ देखा आपने जो बातें हमारे मीडिया में नहीं की गई, जो हमारे अब तो एक खबर वो भी है कि 14 एंकर्स को जो बाइकआउट करने की बात भी आ गई। उन्हीं एंकर्स में से वो दूसरी किस्म की चीजें तो बताते रहे, लेकिन जो असल क्रक्स है G20 का वो अभी तक चर्चा में नहीं आया, बात नहीं हुई। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है? मेरे ख्याल में ये जो हुआ है I.N.D.I.A, ये जो एक संगठन है उसकी तरफ से ये जो एक अनाउंसमेंट हुआ है कि हम इन एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं दाखिल होंगे, उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है और इसकी कंट्रोवर्सी इस वजह से कि साहब ये तो मीडिया, यानी इंडिया ये कह रहा है कि
हम सिर्फ उन लोगों से बात करेंगे, उनके प्रोग्रामों में जाएंगे जो कि हमसे हमवार हों। वो ऐसा नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो गोदी मीडिया, जिसको कि गोदी मीडिया कहा गया, यानी जो कि नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठा हुआ, ये मतलब है उसका। तो ये गोदी मीडिया जो है, जो कि साहूकारों ने इसका एक तरफ दिल रुख रखा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, यानी ये कम्युनलिज्म, अगर खड़ा होके कोई आदमी, फर्ज कीजिए कि साक्षी महाराज तकरीर कहीं किसी जंगल में कर रहे हों, तो किसी को मालूम भी ना हो, लेकिन उसी को लेके ये मीडिया जो एम्पलीफाई करता है, ये जो इस वक्त एक बहरान से हम लोग गुजर रहे हैं, कम्युनलिज्म के और कास्टिज्म के दोनों, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा, एक तो इनकी समझ में इश्यूज नहीं आती। ये एक दो लोगों को उधर रकीब, इधर हम बुलाए जाते हैं कि दाना डाल के मुर्गे लड़ाए जाते हैं, तो वो मुर्गों को लड़ाने के एक ये फॉर्मेट जो है, ये उनका पसंदीदा फॉर्मेट है। और उसमें वो दोनों मुर्गे वो होते हैं जिनके की एंकर दरअसल उन दोनों को लड़ाने के बाद जो उसका कंक्लूजन लाता है, वो होता है जो कि सरकारी होता है। यानी आज की, लिहाजा ये एक है तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन, लेकिन मेरे ख्याल में जरूरी भी था, इसलिए कि मीडिया के भाई मीडिया के तो हम भी हैं, मीडिया में तो हमने उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, लेकिन और भी लोग हैं, हमारे कॉलीग हैं, वो खामोश है जरा, और वो आ गए हैं सोशल मीडिया पे। जो जो कायदे के लोग थे वो सोशल मीडिया में आ गए हैं, वहां सिर्फ वो लोग हैं, वही लोग पनप रहे हैं जिनको कि बिजनेसमैन, जो उन मीडिया का ओनर है, उसका कोई खास रिश्ता है सरकार से, और सरकार उनको, जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, तो मीडिया क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा जब बन जाए, तो उसको तोड़ने के लिए मेरे ख्याल में ये बुरा कदम नहीं है अगर इंडिया में, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि इसी ग्रुप के छोटे नेता अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम में जाके बैठ जाएंगे और इसके बिहाफ पे बात करेंगे, फिर उनको सस्पेंड किया जाएगा। तो ये अभी छीछा लेदर होने वाली है, लेकिन डिसीजन बजाते खुद बहुत सही है, क्योंकि मीडिया ने हमारे इन्फॉर्म करने के अलावा हमें हमारे इश्यूज को डिस्टॉर्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस सिचुएशन पे हम आज हैं, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मैं ये मीडिया का एक वो खिता जो कि क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा है, यानी साहूकार का रिश्ता है सरकार से, और साहूकार मीडिया का इस्तेमाल करता है सरकार की सपोर्ट करने में, ये उसका पे बैक है गोया। तो ये जो है सिस्टम, इसको तोड़ने के लिए मेरे ख्याल में ये जो स्टेप लिया गया है, ये दुरुस्त है। और इसमें जाहिर है इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा सूझबूझ की बात होती नहीं है, लड़ाई झगड़ा करा दो, एक इशू निकाल दो, और अगर कम्युनलिज्म फैल जाए, ज्यादा बढ़ जाए तो और बेहतर है, इस तरह का है। अच्छा, ये तो आपने इसके बारे में, ये तो आपने इसके बारे में लेकिन बता सुनिए दिया सुनिए बहुत। सुनिए हाँ, सुनिए हाँ, सुनिए, मेरी बात सुनिए। है ये कि अभी जो G20 हुई है, हालांकि ये तो इस मीडिया का ही की तारीफ करना चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने, यानी वो हिस्ट्री के उस मोमेंट में, ये आपके सामाईन के सामने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं एक बात कह रहा हूं कि हिस्ट्री में, तारीख में ये मोमेंट याद किया जाएगा जिसमें के मोदी और उनकी टीम ने G20 को नेविगेट करके इस जगह पे ले आए जहां की वेस्टर्न पावर्स दो नॉच नीचे उतर गए, और उन्होंने कहा समझौता हम कर लें, और उन्होंने समझौता किया। और वो समझौते में ये था कि देखिए, हम रूस को रूस के खिलाफ, यानी रूस को एग्रेसर, ये हम नहीं, अगर आप करेंगे, ये पहले ही से पुतिन और सी जिनपिंग की तरफ से
ये बात आ गई थी कि देखिए इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज आपके नहीं करेंगे, समझे। ये बात यहाँ पहुंच गई थी और यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉक के सामने मसला ये था कि अगर G20 फ्रैक्चर हो जाए इस इशू के ऊपर तो फिर रह जाएगा ब्रिक्स, जो कि एक एक्सपेंडिंग ग्रुप है, और G20 जो कि एंग्लो सैक्सन और सीधा यूरोपियंस का एक महदूद ग्रुप है जो कि बढ़ G7 सकता ही नहीं। G7 G7, G7 तो हाँ G7 बढ़ सकता ही नहीं। तो G7 बनाम ब्रिक्स और बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये चीजें हो जाएंगी और फिर हम कहाँ होंगे। ये उनको जरूरी था कि ये लिंक जारी रखें, लिहाजा वो नीचे उतरे। उनके लिए जरूरी ये भी था कि हिंदुस्तान, क्योंकि उनका झगड़ा वो देख रहे हैं ओवर द होराइजन कि उनका कंपटीशन बहुत इंटेंस होने वाला है चीन के साथ, लिहाजा वो हिंदुस्तान को उन्होंने स्पॉट कर लिया है कि ये वो मुल्क है जिसके ऊपर के हम सब कुछ निछावर कर देंगे कि ये किसी तरीके से अपने सॉक्स पुल करके चीन के बराबर आ जाए। उसके लिए हम इसके लिए सब करने को तैयार हैं। यानी हिंदुस्तान को, मोदी जी को उसके लिए कुछ नहीं करना। और तो उसमें एक तो इनकी अहमियत यहाँ पर, अगर ये G20 फ्रैक्चर हो जाता तो जनाब नरेंद्र मोदी, लूला और सिरिल रामाफोसा, इनकी कीमत भी कम हो जाती, क्योंकि वो जो दो बिल्लियों के बीच में ले, इधर से भी रोटी ले उधर से भी रोटी ले, उसकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती कि भाई दो ग्रुप बन गए, अब हम चूज करें या तो इसके हैं या उसके हैं। तो इस वजह से भी जरूरी था कि उसमें से एक रेजोल्यूशन निकले, और वो रेजोल्यूशन जो निकला है वो ये है कि अब वेस्ट ने ये मान लिया कि हम अब वो जो एक हेजेमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर था, अब हम उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे। ये बात इन्हीं वर्ड्स में एंटनी ब्लिंकन ने अपने एक स्पीच में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ये कही, और ये मैंने उसकी रिपोर्ट में आरटी न्यूज में देखी है, और मेरे ख्याल में कोई उसमें और उसका कोई रिएक्शन नहीं आया कि ये उन्होंने नहीं कहा। तो ये उन्होंने कहा, ये वही बात उन्होंने कही जो कि मैक्रोन ने पिछले सितंबर 2022 में अपने तमाम डिप्लोमेट्स को बुला के एलिसे पैलेस में उन्होंने सबके सामने कही थी, भाई 400 साल पुराना वो निजाम जिसको हम सुपरवाइज कर रहे थे वो जा रहा है। तब से अच्छा अब अच्छा तक अच्छा 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 नकवी साहब, अभी G20 के बाद में ही एंटनी ब्लिंकन ने CNN के स्टेट ऑफ यूनियन प्रोग्राम में यह बात कही है कि कोई तब्दीली नहीं है, हमारा मकसद पूरा हुआ, कोई बात नहीं है। और वही तो बात है कि रूस के खिलाफ ही ये है। लेकिन मैं एक चीज जो समझना चाह रहा हूं वो ये कि जिस रेजोल्यूशन या जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए अमेरिका ने अपना कंसेंट दिया, उस पर नाराजगी जता रहे हैं जेलेंस्की, यूक्रेन के जी प्रेसिडेंट। हाँ हाँ तो ये क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि अमेरिका ने हाँ जेलेंस्की को तनहा छोड़ दिया? क्या यह समझा जाए? तनहा क्या तनहा क्या छोड़ने की तनहा छोड़ने की संभावना उनकी चितवन में हमको बहुत पहले से दिखाई दे रही थी कि ये इन्होंने कसम खा ली है, लिहाजा मदद करते चले जा रहे हैं किसी हद तक। लेकिन ये उनका जो यकीन था कि पुतिन हारेंगे, ये हम इसके जरिए पुतिन को हरा के और ग्लोबल ऑर्डर अपने हम वार कर लेंगे, यानी वो हेजेमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर जो कि 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद बना था, वो हम फिर उसके, लेकिन वो नहीं हुआ। ये जंग हार रहे हैं। काउंटर ऑफेंसिव, इसी वजह से ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि काउंटर ऑफेंसिव जो उनका जेलेंस्की साहब का था वो फेल कर गया। ये सब जो लेकिन मीडिया अभी खुले लफ्जों में ये बात नहीं कह रहा,
मार्जिन्स में, एडिटोरियल्स में ये बात आ रही है कि वो जंग वहां काउंटर ऑफेंसिव हार गए। दूसरी एक चीज बहुत बड़ी हो रही है जो कि आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए, और जिसमें हमारा यमन और ये पूरा खित्ता ये सब आ जाता है, क्योंकि अफ्रीका में जो कॉलोनियल पावर्स ने लूट मचाई थी, यानी हमारे दोस्त नाइजीरिया में काम कर चुके, यानी नाइजीरिया में दुनिया का तीसरा चौथा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, तो वो गुर्बत, वो गरीबी कि जिसकी की कोई इंतहा नहीं। और ये कैसे? क्योंकि ऑयल कंपनी सब पैसे खींच के ले गई तमाम जगह से, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से जितने भी उनकी मिनरल्स हैं वो लूट उनकी मची हुई है। अब क्या हो रहा है कि वहां के लोगों में इसके बाद, ब्रिक्स के बाद, ये एक इशारा जब से देखा है तो मैक्रोन साहब की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां फ्रैंकोफोन कंट्रीज में जो फ्रेंच कंट्रीज वेस्टर्न अफ्रीका में हैं, जहां की हुक्मरानी हुआ करती थी फ्रांस की, और ये की कॉलोनियल पावर फ्रांस थी, वहां साहब ये लोग भाग रहे हैं। और अच्छा, वहां साहब अमरीकी छावनी नाइजर में क्या कर रही है? यानी 1,000 सोल्जर्स अमेरिका, वो कहते हैं साहब इसलिए हैं कि यहाँ अलकायदा अभी मौजूद है। तो अलकायदा के लिए आपने वहां एक इतना बड़ा बेस बना रखा है जिसमें आपके 1,000 सोल्जर्स मौजूद है। ये सब अफ्रीका के लूट के लिए तैयारी थी। अब वहां से लोग जाग गए हैं, लोगों ने कहना, जो यानी जो कूच जितने हुए हैं, वो कूच जितने भी हुए हैं वो सब लोगों में पॉपुलर है। अच्छा, वेस्टर्न पावर्स की एक आदत है कि वो सर्टिफिकेट देते घूमते हैं, ये इलेक्शन सही हुआ, ये गलत हुआ। जैसे तस्बीह के दाने पे ये गिनता रहा, किन्ने पी किन्ने न पी, किन किन के आगे जाम था। तो ये कि ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सर्टिफिकेशन जो है ये आपने अपने हाथ में रखा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपके सर्टिफिकेट की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो आप बिल्कुल बोगस डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे। यहाँ लोगों के हक में जो होगा, अब डेमोक्रेसी उसमें से निकलेगी शायद, तो वो सही होगी। लेकिन अभी तक अच्छा अच्छा अच्छा, तो नकवी साहब, देखिए, नकवी साहब। बात मेरी कंप्लीट हाँ हाँ साहब, तो हाँ। अफ्रीका में या हार रहे थे, हम्म। और ये ब्रिक्स हो ही गया था। हर तरफ इनको एक अंधकार जब दिखा तो इन्होंने कुछ 2 नौच नीचे उतर के G20 को कामयाब होने दिया। हिंदुस्तान की इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स में मोदी साहब बहुत अहम इंसान, तो क्या लेकिन इसमें, इस क्या इसको रूस की भी बड़ी कामयाबी कहा जा सकता सर? बहुत रूस, बल्कि ये नॉन वेस्ट हाँ। नॉन वेस्ट जिसमें की अगुवाई गोया हिंदुस्तान ने ली, यानी हम्म। हिंदुस्तान की लीडरशिप में वेस्ट ने 2 सीढ़ियां नीचे उतरा हाथ हम्म। मिलाने के लिए। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। इसको हो सकता है कि मोदी साहब और वजह से लोगों को पसंद ना आते हों, बहुत से क्रिटिसिज्म लोगों के दिमाग में है उनके खिलाफ, लेकिन ये जो G20 में उन्होंने किया, अब इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, 2-3 चीजें हुई, यानी अफ्रीकन यूनियन को ले आया गया है G20 में भी, और वो ब्रिक्स में ऑलरेडी 5 से 11 हो गए थे हम्म। मेंबर्स, जिसमें कि अफ्रीका के लोग भी थे, हम्म। और बढ़ेंगे। तो गोया अब अफ्रीका फोकस में आ गया। अब इनको कहीं जाने की कोई ये रास्ते बंद हैं सब, पूछे कातिल के सिवा। तो हम्म। लिहाजा सब रास्ते जब बंद हो गए तो यहाँ ये इन्होंने किया कि भाई अफ्रीकन भी, अफ्रीका भी गया, और अब हम क्या करें? अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा ये जो अच्छा, नकवी साहब। ये जो एक और बात मैं बता दूं हाँ हाँ। कि ये एक माफ करिए कि मैं जरा सा इस पॉइंट को चाहता हूं कि हाँ। आपके व्यूअर समझे। जी जी। एक बहुत बड़ी चीज जो चीन ने की, दुनिया आप झगड़ा कराते फिरते हैं हर जगह, उसने सऊदी अरेबिया ईरान को मिलवा दिया, ओमान की मदद ली। ओमान ही की मदद से इस वक्त सऊदी अरेबिया और यमन का मामला बिल्कुल
यानी आखिरी स्टेजेस पे है, तो उसको साफ कर दिया जाए, वो हमवार हो जाए रिश्ते। ये जो उन्होंने फिर एक चीज क्या बनाई थी, बेल्ट, ये आपके सामईन इसको लिख के रख ले कि ये भी एक दुनिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइनीज का। वो तमाम जगह ये ओल्ड सिल्क रूट को लेके जा रहे हैं और वहां तमाम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, लोगों को कर्ज दे रहे हैं, और उससे बिल्डिंगें बन रही हैं, रेलवे लाइन बन रही हैं, मिलें बन रही हैं, ये सब ये हो रहा। अब वेस्ट ने ये देखा कि साहब हम तो छावनियां बना रहे हैं, हम तो बेसेस बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारा तरीकाकार था, लेकिन दुनिया ये देख रही है कि ये इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। तो वेस्ट ने एक बिल्कुल PR के मुकाबले में एक अपना भी गोया इंडिया इंडिया को गोया अगुवाई ले दे के एक रोड एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका भी, यानी एक कहावत है कि नकल इज इमिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, यानी आपकी कोई नकल करने लगे तो उसका वो आपको फ्लैटर कर रहा है। तो इन्होंने वेस्ट ने गोया चीन की एक चीज अडेप्ट कर ली और कहा कि भाई यही चल रही है, हमारी चीजें तो चल नहीं रही, हमारा सामान बिक नहीं रहा है। लेकिन तो उन्होंने ये इंडिया, अरब, यूरोप, अमेरिका, ये गोया एक लिंक बनाई है वाया इजराइल, जाहिर वाया इजराइल, इजराइल भी है उसमें। तो ये सब चीजें जो हैं, इसमें कल ये सना भी आएगा, उसमें कल यमन भी आएगा। तो ये जो क्रिएटिव चीजें हो रही हैं, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन मैं नकवी साहब एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो आपने याद दिलाया कि अफ्रीका में इंपीरियलिस्ट ताकतों ने तेल की लूट मचाई और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज और वहां के लोग इतने गरीब हैं कि खाने पीने तक के लिए परेशान हैं। अभी जबकि सऊदी अरब में हूथी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है ओमान के मीडिएशन के जरिए, तो इसी से एक दिन पहले वहां के जो हूथी गवर्नमेंट, जो एक्टिंग गवर्नमेंट कहिए या जो भी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल अजीज बिन हब्तूर। उन्होंने उन्होंने एक बयान दिया है कि जो काबिज ताकतें हैं, वो जब काबिज ताकतें कहते हैं तो सऊदी अरब और अमेरिका का नाम लेते हैं, उन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा किया हुआ है और इसका जो रेवेन्यू जो हमारा होता था वो 70% ऑयल और गैस से होता था, जो हमारे हाथ में अब नहीं है। और अब सिर्फ हमारी आमदनी होदैदा बंदरगाह है, जो महज 10% आमदनी का हिस्सा रह गया है, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो उन्होंने भी वही शिकायत की कि ये जो सऊदी अरब की लीडरशिप में कोalition है जिसने जंग शुरू की, जिसमें UAE काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर था, साथ साथ सूडान तक के जो फौजी बुलाए जाते थे मुख्तलिफ मुल्कों के, वहां भी तेल पर कब्जा है, रेवेन्यू सारा उनसे छीना हुआ है जो सरकार चला रहे हैं। और अब जो कुछ उनकी आमदनी है वो उन्होंने बताया कि सरकारी एम्प्लॉइज की तीसरे महीने आधी तनख्वाह देने के लायक है वो हमारे पास जो इनकम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और लोगों की नाराजगी बढ़ा करके हमारे खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं ये लोग, इस हद तक उन्होंने बोला। तो ये क्या इसको भी आप उसी से कनेक्ट करके देख रहे हैं? ये यही है कि आखिरी जिसको कहते हैं, जब शम्मा बुझती है तो भड़कती है जरा सा, उसमें उसमें जो लौ है उसकी, वो जरा सा लड़खड़ाती है। ये वो फेज है, यानी चीजें जो खत्म हो रही हैं, तो उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे पहले वाले, वो अभी तक खत्म तो नहीं हो गए ना, तो वो अभी एक लास्ट डिश बैटल है, लेकिन डिसीजंस लिए जा चुके हैं। और वो डिसीजंस ये हैं कि अब ये, अगर ये बेल्ट एंड रोड एक तरफ चीन की है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान और अमेरिका की है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये है कि वो इसीलिए बनाई गई है कि वो उसको नुकसान पहुंचाए। अभी तक ये था कि जहां जहां उनकी रोड थी और रोड ये बेल्ट जा रही थी, उसको टेररिस्ट एक्शन से उन चीनियों को मार दिया जाए और ये कर दिया जाए। अब ये नहीं होगा।
अब हिफाजत होगी इस दूसरे लाइन की भी, और उस हिफाजत के लिए अब ये देखिए सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसकी हिफाजत के लिए फिर वही रैथियन, वही मार्टिन लॉकहीड, वही बोइंग, वही हैलिबर्टन, वो फिर आ जाएंगे। यानी वो ये वो सफेद कपड़े पहन के आ जाएंगे। यानी ऐसे ऐसे देयर इज नो फ्री लंच। हाँ तो वो हाँ। उनके तसव्वुर में कोई फ्री लंच नहीं है। ये ईस्टर्न तसव्वुर है, जहाँ के पहले सबसे पहले जब घर बनता है तो उसमें एक मेहमान खाना होता है, वो जी पहले होता है। वहां ये तसव्वुर नहीं है। जी वहां यह है कि हमारी यूनिट फैमिली यूनिट है, हमको कितना मिल सकता है और जी जी उसको मिले ना मिले वो हम बाद में जी जी जी। देखेंगे। वो फैमिली यूनिट का आपने जिक्र किया, वो मैं समझता हूँ ये भी हालांकि थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन जिक्र कर दूं कि अमेरिका वगैरह में अगर फैमिली के 4 लोग भी बैठ के कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो पेमेंट के टाइम पर सभी अपना अपना पर्स खोलते हैं, और ना कोई बाप अपने बेटे से कहता कि तुम मत दो, ना बीवी अपने शौहर से कहती कि तुम मत दो। तो वो उस किस्म की सोसाइटी है, उस पर हम बात नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज और मैं समझना चाहता हूं आपसे। हमने आपने ये देखा कि जब ये जो अल्टरनेट रूट की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं कि एक वक्त था जब ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की बात हुई थी, जी जी जिसको जी अमेरिका के दबाव में इंडिया ने छोड़ दिया था। फिर बाद में जी पाकिस्तान को भी छुड़वा दिया था, पाकिस्तान भी आगे नहीं बढ़ा। और जी उसका एक ऑल्टरनेट रूट के तौर पर जो प्रपोज किया गया था उसे तापी कहा जाता है। जी जी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। हालांकि जी पहले आर्गुमेंट ये था कि पाकिस्तान जो है वो पीसफुल नहीं है, खतरा है। और यहां दूसरे वाले फॉर्मूले में अफगानिस्तान, जहां पिछले 40 साल से जंगें हो रही हैं, पाकिस्तान का वो वॉलेटाइल इलाका, वो शामिल किया गया। और आज तक उसमें 1 मीटर आगे बढ़ने की कोई खबर नहीं आती, तापी के नाम पर जो किया गया था। अब इस वक्त भारत ईरान का चाबहार डेवलप कर रहा है, स्लो कर रहा है। ईरानियों को शिकायत है कि इंडिया स्लो काम कर रहा है, जापान और चीन ने बहुत तेजी से काम किया है। उसको क्या और जिससे कि इंडिया से सामान सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाने का रास्ता है, जो कम से कम 30 से 35% रेवेन्यू जो खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट पर, वो कम करता है। क्या यहां भी ईरान वाली नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को नाकाम करने के लिए भी ये एक नया प्रोजेक्ट जिसमें इसराइल भी शामिल है उसको किया जा रहा है? जब तक इसराइल का इन्फ्लुएंस रीजनल अफेयर्स है, तब तक ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये बाधा अफगान इसको ईरान को सहना पड़ेगी। लेकिन बहुत देर नहीं। देखिए एक चीज और खामोशी से हो गई है और दुनिया में किसी के कान पे जू भी नहीं रहेगी। क्या हो गया? तालिबान की हुकूमत जो काबुल में है, उसको सबसे पहले जाके अपना जो क्रीडेंशियल्स लिए दिए हैं, वो है चीन की सरकार ने। तो हम्म, खामोशी से गोया उन्होंने एक ये सिग्नल दे दिया कि हम डील कर रहे हैं। हम्म, उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि हम तालिबान को रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन तकरीबन कर लिया है। और हम्म, वहां पे उनका नया सफीर जो गया है, पहले सिफारत खाने और भी थे, लेकिन वो पहले हम्म, क्रीडेंशियल दे चुके थे। तालिबान का उसमें रोल नहीं था, इसमें तालिबान का रोल है। तो हम्म, अभी अफगानिस्तान का मामला है। ईरान अभी धीरे धीरे आगे आगे देखिए होता है क्या। हम्म, ईरान अभी अफगानिस्तान का मामला सुलझा नहीं है। अभी 9 दिन तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स थे वो बंद थे। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो बहुत नाजुक मामला है। उसमें वहां की इंटरनल सियासत का भी रोल है। वहां उसके इसलिए पाकिस्तान का जो खित्ता है वो चीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेस्ट भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो बिल्कुल झांक रहा है अफगानिस्तान पे। वो अफगानिस्तान के बारे में भी सब गोल है, कोई हम्म, कुछ कह नहीं रहा कि वहां हो क्या रहा है। ये हम्म। खबर आई है कि अभी उन्होंने सिफारत खाना खोला। तो जब तक कि
अच्छा, ये आप मुझसे सुन लीजिए, हम्म, आज नहीं तो कल ये जो इसराइल का रुख है ये न रहेगा, हम्म, ये न रहेगा। ये ईरान की पॉलिटिकल विश है और ये हम्म, उनकी पॉलिटिकल सोच हम्म, है। मेरी एक एनालिसिस है। हम्म, मैं इसराइल को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके कई लीडरों से मेरी मीटिंग्स हो चुकी हैं। मैंने नेतान्याहू से 2 इंटरव्यू किए थे एक जमाने में। मैंने रबीन, शिमोन पेरेज, इन लोगों सबको जाके वहीं मैं मिल के आया हूँ। बल्कि मेरे और बहुत से दोस्त जो कि फलस्तीनियों के समझते थे कि मैंने शायद फलस्तीनियों का हाथ छोड़ के वहां चला गया। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं गया था उनसे मिलने। इधर जैसे वही यासिर अरफत और जितने भी लोग हैं रमाला में और गाजा में, उनसे भी मैं जाके मिला। तो ये एक जर्नलिस्ट का काम होता है। और इधर जाएं तो आप कहें साहब ये तो इनसे मिल गए, उधर जाए तो कहेंगे ये नहीं। जर्नलिस्ट का काम ये है कि वो दोनों व्यूज को प्रेजेंट करें, जैसे आप करते जी हैं जी 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 जी। दुनिया, जैसे इस तरह से आप प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में प्रेजेंट करते हैं। जी यानी जी। कोई साइड्स ना लें, हम्म। आप ये बताएंगे साहब ये हो रहा है। अच्छा, अब इसमें इत्तेफाक से अभी 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 एक चीज मैं थोड़ा सा दो तीन वाकयात बता करके मैं आपके ओरिएंटेशन समझना चाहता हूं। अभी पिछले एक हफ्ते के दो तीन वाकयात। एक तो अमेरिका और ईरान के बीच में कैदियों की अदला बदली का एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 6 बिलियन यानी हिंदुस्तानी में कहा जाए $6 अरब साउथ कोरिया से ईरान को मिलने वाले हैं। वो प्रोसेस में है, जिसके बारे में अभी कैदी का अदला बदली नहीं हुई है, लेकिन जेल से निकाल करके गेस्ट हाउस में रख दिया गया वगैरह। एक तो यह वाकया। दूसरा, ईरान और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात बेहतर होने के नतीजे में हम देख रहे हैं कि हूथियों का जो डेलीगेशन है वो सऊदी अरब पहुंचा हुआ है। तीसरा एक वाकया, E3 यूरोपियन 3 जो 3 बड़े मुल्क हैं, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, उन्होंने एक ऐलान किया कि हम ईरान के खिलाफ पाबंदियां जारी रखेंगे, उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की वजह से और न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। और उसमें साथ साथ एक ऐतराज भी किया कि चूंकि ईरान यूक्रेन जंग में रूस की मदद कर रहा है और वो और भी कुछ ले सकता है, दे सकता है, इसलिए भी हम ये पाबंदी रखे हुए हैं। यहां भी ईरान मतलब एक कैरेक्टर के तौर पर है। और यहां इधर जो अल्टरनेट रूट बनाने की बात है, यहां भी ईरान के एक कैरेक्टर के तौर पर नजर आ रहा है। तो ये इस सारे सिनेरियो में कई वाकयात हैं इस पूरे खित्ते में, और जिसका असर न सिर्फ इस इलाके बल्कि अमेरिका, इजराइल और दूसरे मुल्कों तक है। तो यहां आपको क्या महसूस होता है कि क्या अब पूरे इलाके की सियासत में ईरान का कोई रोल उस तरह से है? अरे बहुत अहम, बहुत। ये अभी की इन गिदड़ भक्तियों पे न जाओ, आज न जाए आप। हाँ, ये आज हैं, कल ना होंगे। हाँ, समझे? ये कल, अब कल का फ्यूचर का जो है वो ईरान का फ्यूचर महफूज है, सऊदी अरेबिया का फ्यूचर महफूज है, जीसीसी कंट्रीज का फ्यूचर महफूज है। लेकिन इसराइल का, जो इसराइल का रुख है इस वक्त, वो उसकी हिफाजत की कोई गारंटी नहीं ले सकता। देखिए, हम्म, बहुत जबरदस्त ज्यादती हुई है फलस्तीनियों के साथ। कोई, यानी एक बिल्कुल मुल्क आपने गायब कर दिया उसको। अब वो कह रहे हैं कि भाई 2 नेशन सोल्यूशन तुम्ही ने कहा था, ऑस्लो में तय हुआ था, उसको भी तुम नहीं रद्द करना चाहते हो। तो ये वहां की एक्सट्रीमिज्म जो है, ये उन्हीं को ले डूबेगी। वो हम्म, उन्हीं के पांव पे कुल्हाड़ी मारना है ये। तो हम्म। गोया ये आखिरी वही शमा जब बुझने से पहले वो जो शोले उसमें लपकते हैं, ये वो है। हाँ, ईरान ने अभी पिछले दिनों इजराइल की एक धमकी के बाद कि वो ईरान के दिल में जाकर के हमला करेगा, डिसीजन मेकर्स पर हमला करेगा, उसके जवाब में आईआरजीसी के चीफ ने कहा है कि अगर तुम कोई भी ऐसी कार्रवाई करोगे, अब से पहले भी तुमने कार्रवाइयां की हैं, क्या उसके बाद आप ज्यादा सिक्योर हो गए? अगर हो गए तो आप आगे बढ़ो, कोई मसला नहीं है।
और हम जब जवाब देंगे तो आपकी जिंदगी मुख्तसर हो जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी आपकी लाइफ। ये बयान दिया है। तो ये बहरहाल बयान अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन एक हकीकत भी यानी एक ताकत के तौर पर उभर रहा है। तो नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे देते हैं, आपसे कई इश्यूज पर बात हो जाती है और बहुत से जो पिछले 30, 40, 50 साल के वाकयात हैं उसको भी जोड़ करके आप जिस तरह से नतीजा देते हैं और एनालाइज करते हैं, वो मैं समझता हूं हमारे सभी के लिए सीखने समझने के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत काम की बातें सामने आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।